नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक इतिहास के पहले अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के दूसरे खंड यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण के बारे में। दोस्तों, हम इस अध्याय पे लगभग 7 महीने के बाद लौटे हैं। इस अध्याय के पहले खंड फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार के बारे में हमने लगभग 7 महीने पहले बात की थी, तो ये लाजमी है कि आपको उसके बारे में कुछ भी याद नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों, यदि आपने उस पहले खंड को नहीं देखा है तो आप उस पहले खंड को ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा। दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण अध्याय है जिसके अंतर्गत हम इस बात का अध्ययन करेंगे कि 18वीं 19वीं शताब्दी में यूरोप के अलग अलग देशों में राष्ट्रवाद का उद्भव किस प्रकार हुआ और उदारवादियों के संबंध में हम नज़र दौड़ाएंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसके अलावा ये इस अध्याय की पहली वीडियो है। इसमें हम लगभग आधे अध्याय का अध्ययन करेंगे और अगली वीडियो में हम इस अध्याय को अंतिम अंजाम देंगे। तो चलिए, बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं अपनी आज की इस वीडियो में यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण के संबंध में अपना अध्ययन। दोस्तों, क्योंकि इस अध्याय में हमारे सामने राष्ट्रवाद के निर्माण से संबंधित अवधारणा को रखा गया है, तो सबसे पहले हमारे लिए ये लाजमी होगा कि हम राष्ट्रवाद के अर्थ को जानें। तो दोस्तों, राष्ट्रवाद को हम इन शब्दों में परिभाषित कर सकते हैं कि राष्ट्रवाद से अभिप्राय एक ऐसी भावना से होता है जिसके द्वारा किसी भौगोलिक सीमा के अंतर्गत रहने वाले लोग उस भूभाग से लगाव महसूस करते हैं तथा उस लगाव के लिए अपनी जान की कुर्बानियां देने के लिए भी तैयार रहते हैं। 18वीं 19वीं शताब्दी के दौरान विभिन्न यूरोपीय राज्यों का अलग अलग राष्ट्र राज्यों के रूप में संगठित हो जाना राष्ट्रवादी भावना का ही परिणाम था। दोस्तों, आज हम यूरोप में जिन देशों को देखते हैं वो 18वीं शताब्दी में हमें वैसे दिखाई नहीं देते थे जैसे वो हमें आज दिखाई देते हैं। आज हम उनको जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस आदि के नाम से जानते हैं, लेकिन 18वीं शताब्दी तक वो ऐसे नहीं थे जिन्हें हम अपने वर्तमान रूप में आज देखते हैं, बल्कि 18वीं शताब्दी में यूरोप के राज्य विभिन्न राजशाहियों में, डचियों में और कैंटनों में विभाजित थे और इनके ऊपर आमतौर पर किसी निरंकुश शासक का नियंत्रण हुआ करता था। यदि हम पूर्वी और मध्य यूरोप पर दृष्टिपात करें तो यूरोप के इन भागों में निरंकुश शासकों का नियंत्रण होता था। निरंकुश शासकों का मतलब था ऐसे राजा जिनकी ताकत के ऊपर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता था, उनकी ताकत निरंकुश हुआ करती थी। और इन इलाकों में जो लोग रहते थे वो तरह तरह से विभाजित थे। ये लोग अपने आप को किसी सामूहिक पहचान का, किसी समान संस्कृति का हिस्सा नहीं मानते थे और आमतौर पर लोग अलग अलग तरीके की भाषाएं बोलते थे, अलग अलग जातीय समूहों का हिस्सा हुआ करते थे और उनमें ऐसी कोई भी सामान्य बात नहीं थी जो उनको आपस में जोड़कर रख सकती। दोस्तों, वैसे तो आपकी पाठ्यपुस्तक में ऐसे अनेक उदाहरण दिए गए हैं जिसके द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच असमानताओं को उभारा गया है, लेकिन मैंने यहाँ हंगरी के उदाहरण को लिया है। यदि हम हंगरी की बात करें तो हंगरी में तरह तरह के लोग रहते थे। वहाँ पर आधे लोग लगभग मैग्यार भाषा का प्रयोग करते थे, जबकि जो बाकी आधे लोग थे वो अन्य बोलियों का इस्तेमाल करते थे। और लोगों के बीच इतनी ज़्यादा विभिन्नताएं थी कि उन्हें किसी एक सामान्य राजनीतिक ढांचे में नहीं ढाला जा सकता था, या अगर उनको किसी एक सामान्य राजनीतिक ढांचे में डालने की कोशिश की जाती तो ये बड़ा ही मुश्किल काम था। इन सारी असमानताओं के बावजूद एक बात जो उनको आपस में जोड़ती थी वो थी उनके ऊपर किसी एक शासक का निरंकुश शासन होना या किसी एक शासक के प्रति उनकी निष्ठा होना, अर्थात वो सभी अपने एक ही क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले लोग किसी एक शासक की प्रजा माने जाते थे और यही बातें उनको आपस में जोड़ती थी। उनको आपस में जोड़ने का कारण ये नहीं था कि वो किसी राजा के प्रति समान दृष्टिकोण या भावना रखते थे। निरंकुश शासन के अंतर्गत उनकी ये विशेषता थी कि राज्य के अंतर्गत रहने वाले तमाम तरह के लोग जो
उन शासकों के नियंत्रण में रहते थे, अधीन रहते थे। जो किसी राजा के शासन के अंतर्गत आता था वो सभी लोग एक समान शोषण के शिकार थे, और उनके शोषित होने की भावना, उनके ऊपर किए जाने वाले अत्याचार, उनके साथ किए जाने वाली असमानता अक्सर उन लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम करती थी। ये एकमात्र ऐसा बिंदु था जो विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत निरंकुश शासकों के शासन के अंतर्गत रहने वाले लोगों को आपस में जोड़ता था। लेकिन दोस्तों, इतने असमानताओं के होने के बावजूद भी यूरोप में 18वीं 19वीं शताब्दी में राष्ट्र राज्यों का उभर कर सामने आना एक महत्वपूर्ण घटना थी, और कोई भी ऐसी बात नहीं थी कि इतने सारी असमानताओं के होने के बावजूद लोगों को एक सूत्र में नहीं बांधा जा सकता था। 18वीं 19वीं शताब्दी में हम देखते हैं यूरोप के मानचित्र में कि एक के बाद एक राज्य उभर कर आए, और उन्होंने अपने आप को राष्ट्रीय राज्यों के रूप में संगठित कर लिया। और राष्ट्रीय राज्यों के रूप में संगठित करने का उनका जो कार्य था वो कुलीन वर्ग और नए मध्यम वर्ग ने किया। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि कुलीन और मध्यम वर्ग क्या था और कैसे इसका उदय हुआ। हम लोगों ने जब फ्रांसीसी क्रांति का अध्ययन किया था तो हमने ये जाना था कि मध्यकाल में खास तौर से फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज और संपूर्ण यूरोपीय समाज 3 वर्गों में विभाजित था। प्रथम वर्ग पादरी वर्ग था, दूसरा वर्ग कुलीन वर्ग या अभिजात वर्ग का था, और तीसरा वर्ग किसानों का या कृषक वर्ग का था, जो 2 भागों में बटा हुआ था, स्वतंत्र कृषक वर्ग और बंधुआ कृषक वर्ग। इसके अंतर्गत जो दूसरा वर्ग था वो सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा ताकतवर वर्ग माना जाता था, क्योंकि वह बड़ी बड़ी भू परिसंपत्तियों का मालिक था और ग्रामीण क्षेत्र में जमीन के बड़े बड़े टुकड़ों पर उसका अधिकार था, और शहरी क्षेत्रों में वो बड़ी बड़ी हवेलियों का मालिक हुआ करता था। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में वो ना जाने कितने ताकतवर हुआ करते थे। और इस तरीके का अभिजात वर्ग, जिसको हम भू सामंत भी कह सकते हैं, ये यूरोप में अलग अलग भौगोलिक परिसीमाओं के अंतर्गत होने के बावजूद भी एक जैसी जीवनचर्या का निर्माण का भोगी था। एक जैसे जीवन जीते थे ये लोग, क्योंकि ये लोग आपस में वैवाहिक संबंधों द्वारा जुड़े होते थे। किसी की बेटी की शादी किसी दूसरे के सामंत के घर में होती थी, किसी के बेटे की शादी किसी दूसरे की बेटी से होती थी। इस तरीके से ये सारे लोग एक तरह की जीवनचर्या का उपयोग करते थे और लगभग एक तरह की जीवनचर्या जीते थे। ये जो दूसरा वर्ग था अभिजात वर्ग का, दोस्तों, ये बड़ी बड़ी भूसंपत्तियों का मालिक भी था, और ताकत के हिसाब से ये सबसे ताकतवर वर्ग माना जाता था। लेकिन इसकी कमी ये थी कि संख्या की दृष्टि से बड़ा ही छोटा वर्ग था। अर्थात ताकत तो इसके पास सबसे ज़्यादा थी, परंतु संख्या की दृष्टि से ये सबसे छोटा वर्ग माना जाता था। इसके अलावा दोस्तों, ये जो दूसरा वर्ग था जिसको हम अभिजात वर्ग कहते हैं, ये बड़ी बड़ी भूसंपत्तियों का मालिक तो जरूर था, परंतु कृषि कार्य ये स्वयं कभी भी नहीं करता था, क्योंकि यह कृषि कार्य नहीं करता था और बड़ी बड़ी परिसंपत्तियों का मालिक था। इसीलिए सवाल उठता है कि ये खेतों पर कार्य कैसे करते थे। तो इसके लिए इनके अधीन जो कृषक वर्ग हुआ करता था, जो संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा था, परंतु जो कृषि कार्य भी करता था लेकिन ज़मीनों का मालिक नहीं था। अक्सर वह इन अभिजात वर्ग की ज़मीनों पर कार्य करते थे। खासतौर से पश्चिमी यूरोप में यह व्यवस्था थी, जबकि यदि हम मध्य यूरोप और पूर्वी यूरोप की बात करें तो वहाँ पर कृषि भूमि पर कार्य करने का काम भूदास किया करते थे, क्योंकि उन लोगों का भूदासों के ऊपर नियंत्रण था। इसीलिए भूदासों का श्रम का इस्तेमाल कृषि कार्य के लिए किया जाता था। लेकिन दोस्तों, 15वीं-16वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि यूरोप में, खासतौर से पश्चिमी यूरोप में और कुछ मायनों में मध्य यूरोप में भी सामंती बंधन कमज़ोर पड़ने लगे, और सामंती बंधनों को कमज़ोर करने का कार्य किया बाजार के लिए वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन ने। क्योंकि जब एक बार यूरोप में बाजारों के लिए उत्पादन किया जाने लगा, तब धीरे धीरे मुद्रा अर्थव्यवस्था का उद्भव होने लगा। पश्चिमी यूरोप में हम देखते हैं कि इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई 18वीं शताब्दी के दूसरे भाग में 1770 के दशक से, तो वहाँ पर ऐसा उत्पादन किया जाने लगा जो बाजार में बेचने के लिए किया जाता था।
और इसीलिए पश्चिमी यूरोप में हम देखते हैं कि सामंतवाद का जो पतन था वो जल्दी प्रारंभ हुआ, जबकि और ये औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से आरंभ हुई थी। इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 1770 के दशक से यह औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हो गई थी और औद्योगिक क्रांति ने पूरी व्यवस्था को बदल कर रख दिया था। दोस्तों, आप सोचेंगे कि औद्योगिक क्रांति क्या थी। औद्योगिक क्रांति मुख्य रूप से सूती कपड़े के उत्पादन से संबंधित प्रक्रिया थी, जिसके अंतर्गत यह हुआ था कि बड़े बड़े उद्योगों का निर्माण किया जाने लगा और मशीनों की मदद से मालिकों के द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से सैकड़ों मजदूरों के द्वारा इकट्ठे सूती कपड़ों का उत्पादन करवाया जाने लगा। और क्योंकि मशीनों की मदद से किया जाता था तो इसीलिए ज़्यादा उत्पादन होता था, इसीलिए इसको बाजार में बेचकर अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए यह उत्पादन किया जाता था। यह प्रक्रिया औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से प्रारंभ हुई थी और धीरे धीरे यूरोप के अन्य भागों में, अमेरिका में और जापान में फैली। तो इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यह औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई थी और 19वीं शताब्दी में जाकर ये जर्मनी और फ्रांस जैसे दूसरे पश्चिमी यूरोप के देशों में फैली। पश्चिमी यूरोप में हम देखते हैं दोस्तों कि औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप नए सामाजिक वर्गों का उद्भव हुआ, जिनमें स्वतंत्र किसान, व्यापारी, उद्योगपति आदि शामिल थे। ये शिक्षित मध्यम वर्ग था जो पश्चिमी यूरोप में उभर कर आया, किंतु मध्य और पूर्वी यूरोप में अभी इसका आविर्भाव नहीं हुआ था, क्योंकि पश्चिमी यूरोप के विपरीत पूर्वी और मध्य यूरोप में अभी भी सामंतवादी व्यवस्था थी। जमीन के ऊपर बड़े बड़े भूसामंतों का अधिकार था और इन्हीं भूसामंतों के खेतों पर कार्य करने का काम करते थे भूदास। बाजार के लिए उत्पादन नहीं होता था, उनकी जो जागीरें थी वो स्वायत्त थी, आत्मनिर्भर थी, इसीलिए किसी भी प्रकार का बाजार के लिए उत्पादन संभव नहीं हुआ। इसीलिए हम देखते हैं कि पश्चिमी यूरोप में सामंतवाद कमजोर पड़ा और पूंजीवाद का आविर्भाव आना शुरू हो गया था, जबकि मध्य यूरोप में और पूर्वी यूरोप में अभी भी सामंतवादी व्यवस्था चल रही थी और बाजार के लिए उत्पादन तथा मुद्रा अर्थव्यवस्था का अभी वहाँ कोई नामो निशान नहीं था। दोस्तों, सबसे पहले इस मध्यम वर्ग ने ही कुलीन वर्गों को मिलने वाले विशेषाधिकारों का विरोध किया था और पश्चिमी यूरोप में राष्ट्रीय एकता या नेशनल इंटीग्रिटी के विचार इसी शिक्षित मध्यम वर्ग के बीच में उभरने शुरू हुए थे। अब सवाल ये उठता है कि ये जो मध्यम वर्ग था, शिक्षित मध्यम वर्ग, इसके मायने क्या थे। दोस्तों, 19वीं शताब्दी की शुरुआत के दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित जो विचार थे वो उदारवाद से नज़दीकी रूप से जुड़े हुए थे। उदारवाद को हम इंग्लिश में लिबरलिज्म कहते हैं। लिबरलिज्म जो है वो लातीनी भाषा के शब्द लिबर से बना हुआ है और उसका अर्थ होता है आज़ाद। मध्यम वर्गीय उदारवादी लोगों के लिए उदारवाद का अर्थ एक ऐसे व्यक्ति के लिए था जो आज़ादी और कानून के समक्ष समानता की बात करता था। हम जानते हैं कि फ्रांसीसी समाज में फ्रांसीसी क्रांति से पहले, और क्योंकि सभी देश फ्रांस का मॉडल इख्तियार करते थे, इसीलिए सभी देशों में ये व्यवस्था थी। कानून जो बनाए जाते थे वो मुख्य रूप से एक बड़े वर्ग को, कृषक वर्ग को ध्यान में रखकर बनाए जाते थे और उनका उद्देश्य बड़े वर्गों, प्रथम वर्ग और दूसरे वर्ग के हितों को साधना होता था, उनको लाभ पहुंचाना होता था और इसके लिए जो तीसरा वर्ग था उसके हितों को अक्सर ताक पर रख दिया जाता था। इसीलिए ये लोग, जिनको हम उदारवादी कहते हैं, ये लोग कानून के समक्ष समानता और व्यक्ति की आज़ादी की बात करते थे। राजनीतिक तौर पर यदि हम उदारवाद को देखें दोस्तों, तो ये लोग एक ऐसी सरकार की बात करते थे जो सबकी सहमति से बनी हो। सबकी सहमति का अर्थ ये नहीं था कि दोस्तों, सबकी सहमति का मतलब ये नहीं था कि ये लोग सभी लोगों को राजनीतिक अधिकार, खास तौर से वोट देने का और चुनाव लड़ने का अधिकार देना चाहते थे, बल्कि इन लोगों ने राजनीतिक अधिकार अर्थात वोट देने का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार एक छोटे से संपत्तिशाली वर्ग को ही दिया था। और दोस्तों, संपत्तिहीन महिलाओं को और पुरुषों को इसमें कोई स्थान नहीं दिया गया था। अगर हम देखें तो
शुरुआत में हम इसकी इस रूप में आलोचना कर सकते हैं कि इसमें सारे लोगों को समान नहीं माना था, लेकिन दोस्तों राजनीतिक प्रयोग की दृष्टि से उदारवाद पहला चरण था। और अगर हम देखें तो इससे पहले जो प्रयोग किए गए थे उनमें भी इसी बात को अपनाया गया था। इससे पहले हमने देखा था कि फ्रांसीसी क्रांति में बोर्बो वंश के अंतर्गत लोगों को जो मताधिकार का अधिकार प्राप्त था वो किसी को भी प्राप्त नहीं था, लेकिन जब 1792 में क्रांति के दौरान जैकोबिन सरकार का गठन किया गया तो उसमें भी संपत्तिशाली वर्गों को ही मताधिकार दिया गया था, राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए थे। महिलाओं को और संपत्तिहीन पुरुषों को इसमें शामिल नहीं किया गया था, उनको निष्क्रिय नागरिकों के रूप में दर्ज किया गया था। इसके अतिरिक्त हमने ये भी देखा था फ्रांसीसी क्रांति वाले अध्याय में कि जब 1805 में नेपोलियन ने अपनी नेपोलियन संहिता को लागू किया था तो उसने सीमित मताधिकार के पहलू को फिर से लागू कर दिया गया था, जिसमें संपत्तिशाली वर्गों को ही वोट का अधिकार दिया गया था, जबकि महिलाओं को और संपत्तिहीन पुरुषों को इससे वंचित कर दिया गया था। यहाँ तक कि महिलाओं को तो अवयस्क मानते हुए पति और पिता के अधीन रहने की हिदायत इस संहिता के अंतर्गत दी गई थी। और इस दृष्टि से जब हम ये देखते हैं कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 19वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में यूरोप में जब उदारवादी विचारधारा वाले मध्यम वर्गीय शिक्षित वर्ग का उद्भव हुआ और इन्होंने जब लोगों के राजनीतिक अधिकारों की मांग करनी शुरू की तो इन्होंने अक्सर उसी मॉडल को अपनाया जो इससे पहले यूरोप में उभर कर सामने आया था। इसीलिए दोस्तों ये कोई नई बात नहीं थी। इसका परिणाम ये हुआ कि संपत्तिहीन पुरुषों को और महिलाओं को अपने लिए राजनीतिक अधिकारों की मांग करने के उद्देश्य से पूरे 19वीं और 20वीं शताब्दी में विरोध आंदोलनों का सहारा लेना पड़ा। जैसे कि हमने एक वीडियो में देखा था कि 1964 में अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया क्योंकि वहां पर महिलाओं को और अश्वेत लोगों को नागरिक नहीं माना जाता था। इसीलिए रोजा पार्क्स नाम की एक महिला ने विरोध आंदोलन का सहारा लिया और उसका देखा देखी पूरे अमेरिका महाद्वीप में विरोध आंदोलन आरंभ हो गए थे। इसीलिए उसके बाद वहाँ नागरिक अधिकार अधिनियम पारित किया गया और उसमें महिलाओं को और अश्वेत नागरिकों को भी समान मानते हुए नागरिक अधिकार प्रदान किए गए। यदि दोस्तों हम आर्थिक दृष्टि से इस उदारवाद की व्याख्या करें तो हम पाते हैं कि आर्थिक दृष्टि से उदारवाद एक ऐसे व्यवस्था की बात करता था जिसमें बाजार मुक्त हो और राज्य द्वारा वस्तुओं तथा पूंजी पर किसी प्रकार का नियंत्रण न रखा जाए। और 19वीं शताब्दी में जबकि मध्यम वर्ग ने ये विचार रखा, उस समय यह विचार बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता था, क्योंकि हम देखते हैं कि मध्यकाल में यूरोप में जब वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता था तो अक्सर वस्तुओं के ऊपर उन राजाओं के द्वारा टैक्स लगाया जाता था जिनके राज्यों से होकर ये वस्तु गुजरती थी। ऐसा माना जाता है कि हर बार किसी वस्तु के मूल्य में इस सीमा शुल्क नाकों के द्वारा 5% की वृद्धि हो जाती थी। इसका परिणाम ये होता था दोस्तों कि वस्तु बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती थी, और जब वस्तु महंगी हो जाती थी तो उनको खरीदने वालों की तादाद कम हो जाती थी, क्योंकि कम ही लोग ऐसे होते थे जो ऊंची कीमत अदा कर कर उन वस्तुओं का उपभोग करने की क्षमता रखते थे। इसीलिए हम देखते हैं कि जब 19वीं शताब्दी में की शुरुआत में और 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में इस उदारवादी दल विचारधारा के लोगों का आविर्भाव हुआ तो इन्होंने एक सामान्य कर व्यवस्था की बात करनी शुरू की ताकि वस्तु की कीमत नियंत्रण में रहे और उनको आसानी से खरीदा और बेचा जा सके। दोस्तों नेपोलियन ने इस दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रयोग किया था और उसने एक राज्यों का महासंघ बनाया था जिसमें 39 राज्य हुआ करते थे। 39 राज्यों के होने का मतलब ये था मेरे दोस्तों कि ये सारे राज्य अपने आपस में अपने राज्यों से गुजरने वाली वस्तुओं के ऊपर किसी भी प्रकार का सीमा शुल्क नहीं लेंगे, और जब ये लोग सीमा शुल्क नहीं लेंगे तो इसका परिणाम ये होगा कि वस्तु की कीमत नहीं बढ़ेगी। 1833 ईस्वी में यदि हम देखें तो यूरोप में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग तक अगर कोई व्यक्ति कपड़े का व्यापारी कपड़ा बेचने के लिए ले जाता था तो उसको 11 सीमा शुल्क नाकों से होकर गुजरना होता था, और हर बार कपड़े के मूल्य में 5% की वृद्धि या कर जोड़ दिया जाता था। इसका परिणाम ये होता था कि वस्तु
वस्तु का कपड़े का मूल्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, और जब मूल्य बढ़ जाता था तो वो बहुत ऊंची कीमत पर खरीदा और बेचा जाता था, जिससे वस्तु की मांग करने वाले लोगों की संख्या घट जाती थी। इसका परिणाम ये हुआ दोस्तों कि वस्तु के उत्पादन पर, उसको बेचने पर नियंत्रण या प्रभाव पड़ने लगा। हम देखते हैं कि यूरोप में 18वीं शताब्दी तक कपड़े को मापने के लिए एले नाम का जो उपकरण था, पैमाना था, उसका इस्तेमाल किया जाता था, और एले की इकाई स्थान के हिसाब से परिवर्तित होती रहती थी। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि फ्रैंकफर्ट में जो कपड़ा खरीदा जाता था वो 54.7 सेंटीमीटर का मिलता था, जबकि मेज में 55.1 सेंटीमीटर का मिलता था। इस प्रकार समय के स्थान के अनुरूप इस एले की इकाई घटती बढ़ती रहती थी। 1834 ईस्वी में दोस्तों इस दृष्टि से एक नया प्रयोग किया गया और एक संघ बनाया गया प्रशा की पहल पर, जिसको हम जोवेलाइन संघ कहते हैं, जोल्वेराइन संघ। इसकी स्थापना का जो उद्देश्य था वो वस्तुओं के ऊपर से राज्य के अप्रत्याशित नियंत्रण को कम करना था, और इसके अंतर्गत जो राज्य शामिल हुए, धीरे धीरे करके बहुत सारे राज्य इसके अंतर्गत शामिल हो गए थे। जर्मनी के लगभग सभी राज्य थे जो उसमें शामिल हो गए थे, और इसका जो कार्य था वो ये था कि इसमें मुद्राओं की संख्या को घटाकर 30 से घटाकर 2 कर दिया गया था। अर्थात ये कि इसने अप्रत्याशित नियंत्रण जो था, प्रभाव जो था, कमियां जो थी, उनको दूर करने का प्रयास किया और राज्यों को आपस में एक करके संगठित करने का प्रयास किया। हालांकि ये इस उद्देश्य से नहीं किया गया था कि इनके माध्यम से राष्ट्र राज्यों का निर्माण किया जाएगा, बल्कि इनको आर्थिक दृष्टिकोण से किया गया था, और आर्थिक दृष्टिकोण से 18वीं शताब्दी में रेलवे ने भी इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि अक्सर एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं को ले जाने के लिए रेलवे बिछाई गई थी, और इस रेलवे ने भौगोलिक बंदिशों को खत्म कर दिया था। दोस्तों आपकी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न नंबर 10 पर जोल्वेराइन से संबंधित एक महत्वपूर्ण स्रोत दिया गया है। हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत उदारवादी लोगों का क्या मानना था जोल्वेराइन जैसे अवधारणाओं से। ये जो अंश है हम इसको देखेंगे और उसके बाद इसके निष्कर्ष पर हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। अर्थशास्त्री राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की शब्दावली में सोचने लगे। वे चर्चा करने लगे कि राष्ट्र कैसे विकास कर सकता है और कौन से आर्थिक कदम राष्ट्र को निर्मित करने में मदद दे सकते हैं। जर्मनी के ट्यूबिंजन विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर फ्राइडरिक लिस्ट ने 1834 में लिखा। 1834 में ही दोस्तों जो जोल्वेराइन संघ है उसकी स्थापना की गई थी। तो 1834 में फ्रेडरिक लिस्ट के द्वारा जो लिखा गया था वो इस प्रकार था। जोल्वेराइन का लक्ष्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप से एक राष्ट्र में बांध देना है। वह राष्ट्र की आर्थिक हालत जितना बाहरी तरह से उसके हितों की रक्षा करके मजबूत बनाएगा, उतना ही आंतरिक उत्पादकता को बढ़ा कर भी उसे प्रांतीय हितों को आपस में जोड़कर राष्ट्रीय भावना को जगाना और उठाना चाहिए। जर्मन लोग यह समझ गए हैं कि एक मुक्त आर्थिक अर्थव्यवस्था ही राष्ट्रीय भावनाओं में के उत्पन्न होने का एकमात्र जरिया है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि फ्रेडरिक लिस्ट जैसे लोग ये मानने लगे थे कि अगर छोटे छोटे राज्यों संघ के स्थान पर एक बड़े राज्य का संघ हो तो उसके कारण राष्ट्रवादी भावना को भी उभारा जा सकता है, अर्थात आर्थिक गतिविधियां राष्ट्र के एकीकरण का आधार बन सकती हैं। तो प्यारे दोस्तों, यूरोप में राष्ट्रवाद के निर्माण से संबंधित ये थी हमारी वीडियो का पहला खंड। इसमें हमने देखा कि उदारवाद के क्या मायने थे और उदारवाद ने किस तरीके से राष्ट्रवादी भावनाओं को शुरुआती रूप से विकसित करने का काम किया। अगली वीडियो में हम इससे आगे की बात करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा आगे आने वाले दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।